स्वागत है। आज हम उस दुनिया की बात करेंगे जिसके बिना शायद ये बातचीत सुन पाना भी मुमकिन नहीं होता। इंटरनेट की दुनिया। हाँ, इंटरनेट। लेकिन हम आज के इंटरनेट की नहीं बल्कि उसकी जड़ों की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। हमारे पास यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर हैं, म्यूजियम के आर्काइव हैं और कुछ तकनीकी इतिहास के लेख भी हैं जो हमें आरपा नेट की कहानी बताते हैं। ARPANET मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये समझिए कि इंटरनेट का दादा परदादा था। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही जानना है कि एक ऐसा नेटवर्क जो असल में परमाणु युद्ध के डर से पैदा हुआ था, वो कैसे एक ग्लोबल सूचना क्रांति का मतलब आधार बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है। मुझे लगता है ये दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव की भी है। टकराव? कैसा टकराव? एक तरफ थी सेना, जो एक मजबूत एक कंट्रोल्ड नेटवर्क चाहती थी, और दूसरी तरफ थे वैज्ञानिक और रिसर्चर जो इसे आज़ादी से जानकारी बांटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हाँ, ये बात तो सही है। ARPANET का पूरा इतिहास इसी खींचतान से बना है। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 और 60 के दशक में। शीत युद्ध अपने चरम पर था। बिल्कुल। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया और अमेरिका में एक तकनीकी और सैनिक चिंता की लहर सी दौड़ गई। और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर परमाणु हमला हो गया तो देश का जो कमांड और कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। हाँ, क्योंकि उस समय के सिस्टम तो सेंट्रलाइज्ड थे ना, जैसे एक मकड़ी और उसका जाला, जहां मकड़ी ही सेंटर है। अगर दुश्मन ने कुछ मुख्य कम्युनिकेशन सेंटर्स को ही निशाना बना दिया तो पूरा देश एक दूसरे से कट सकता था। सेना के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। सही बात है। बिल्कुल। और यहीं पर रैंड कॉर्पोरेशन के एक रिसर्चर पॉल बरान की एंट्री होती है। ओके। क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिसका कोई सेंटर ही ना हो। कोई सेंटर ना हो? हाँ, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसे एक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह समझिए, जिसमें हर गांठ दूसरी कई गांठों से जुड़ी है। अगर आप जाल का एक हिस्सा काट भी दें तो बाकी जाल फिर भी जुड़ा रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बिना सेंटर वाला नेटवर्क सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। मतलब अगर कोई सेंट्रल कंट्रोल ही नहीं है तो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी कैसे? क्या उसमें अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? यहीं पर बरान का सबसे बड़ा आइडिया काम आता है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग? हाँ, उन्होंने कहा कि हमें डेटा को एक साथ एक ही लाइन पर भेजने की जरूरत नहीं है, जैसे पुराने टेलीफोन कॉल में होता था। अच्छा। इसके बजाय हम डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेट्स में तोड़ देते हैं। हर पैकेट पर मंजिल का पता लिख देते हैं और उन्हें नेटवर्क में छोड़ देते हैं। मतलब हर पैकेट अपनी यात्रा खुद तय करेगा। बिल्कुल। अगर एक रास्ता बंद है तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। एकदम सही। और मंजिल पर पहुंचकर ये सारे पैकेट फिर से सही क्रम में जुड़ जाएंगे और असली मैसेज बना लेंगे। ये सिस्टम न सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद था बल्कि ज्यादा कुशल भी था। कुशल कैसे? क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही समय में कई अलग अलग मैसेज के पैकेट सफर कर सकते थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में डोनाल्ड डेविस नाम के एक वैज्ञानिक ने भी लगभग उसी समय स्वतंत्र रूप से यही तकनीक विकसित की थी और उन्होंने ही इसे पैकेट स्विचिंग नाम दिया था। एक मिनट, ये कितना बड़ा आइडिया था उस जमाने में जब हर चीज सेंट्रलाइज थी। सही। किसी ने सोचा कि ताकत को बिखेर दो। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये तो एक फिलॉसफी थी। बिल्कुल। पर कागज पर बने इस क्रांतिकारी नेटवर्क को हकीकत में कौन लाया? इसका श्रेय जाता है अमेरिकी रक्षा विभाग की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी ARPA को। ARPA? हाँ, 1966 में ARPA के एक अधिकारी थे बॉब टेलर। वो इस समस्या से जूझ रहे थे कि उनके ऑफिस में 3 अलग अलग कंप्यूटरों के लिए 3 अलग अलग टर्मिनल थे और वो आपस में बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और लैरी रॉबर्ट्स को प्रोग्राम मैनेजर बनाया। रॉबर्ट्स ने बारान और डेविस दोनों के पैकेट स्विचिंग के आइडिया को अपनाया और रॉबर्ट्स की टीम ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया, शायद नेटवर्क की सफलता की सबसे बड़ी वजहों में से एक। कौन सा फैसला? उन्होंने उस समय के जो विशाल मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनको सीधे एक दूसरे से जोड़ने के बजाय नेटवर्क ट्रैफिक को संभालने के लिए छोटे डेडिकेटेड कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिल्कुल। और ये सुझाव वेस्ले क्लॉक का था। इन छोटे कंप्यूटरों को इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर्स या IMPs कहा गया। IMPs? जी, ये आज के राउटर्स के समझिए दादाजी थे। अच्छा। इनका काम सिर्फ पैकेट को आगे भेजना और रास्ता दिखाना था। इससे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटरों पर नेटवर्क संभालने का बोझ नहीं पड़ता था।
वो अपना असली काम यानी रिसर्च कर सकते थे। और इन IMPs को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बोल्ट, बेरेनैक और न्यूमैन मतलब BBN नाम की एक कंपनी को दिया गया। हाँ, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब नेटवर्क पहली बार लाइव हुआ। 1969 के आखिर तक 4 जगहों पर पहले नोड्स स्थापित किए गए। जी हाँ, वो 4 नोड्स थे, मतलब नेटवर्क के पहले 4 जुड़ाव बिंदु। पहला था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी UCLA में। UCLA, दूसरा स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI में। हाँ, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में। और चौथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में। और ARPANET पर भेजे गए पहले मैसेज की कहानी तो वो तो सुननी चाहिए। हाँ, वो तो बहुत मजेदार है। UCLA के एक छात्र प्रोग्रामर थे चार्ली क्लाइन। उनको स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर पर लॉगिन करना था, तो उन्हें लॉगिन शब्द टाइप करना था। और वो फोन पर स्टैनफोर्ड में अपने साथी से बात भी कर रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने L टाइप किया और पूछा, तुम्हें L मिला? उधर से जवाब आया, हाँ, L मिल गया। फिर उन्होंने O टाइप किया और पूछा, तुम्हें O मिला? जवाब आया, हाँ, O भी मिल गया। और जैसे ही उन्होंने G टाइप किया, सिस्टम क्रैश हो गया। वाह, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति की शुरुआत एक सिस्टम क्रैश से हुई। इससे ज्यादा सच्ची और मजेदार बात क्या हो सकती है? तो इतिहास का पहला इंटरनेट मैसेज सिर्फ LO था। बिल्कुल, एक इतनी बड़ी तकनीक की कितनी विनम्र और मजेदार शुरुआत। सही बात है। लेकिन इन 4 नोट से शुरू होकर ARPANET बहुत तेजी से बढ़ा। 1981 तक इससे 213 होस्ट कंप्यूटर जुड़ चुके थे। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, 1973 में तो ये अटलांटिक महासागर पार करके नॉर्वे और लंदन तक पहुंच गया। तो अब हमारे पास कई अलग अलग नेटवर्क थे जो सब अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही शहर में कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी, कोई फ्रेंच, और कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। किसी को तो एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बनाना था। आपने समस्या को बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी चुनौती को हल करने के लिए विंडसर्फ और बॉब कान सामने आए, जिन्हें फादर्स ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। हाँ, अक्सर कहा जाता है। 1974 में उन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन किया जो किसी भी नेटवर्क पर चल सकता था। इसका नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP। TCP/IP। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे एक भरोसेमंद पोस्टल सिस्टम की तरह समझिए। ठीक है। ठीक है। TCP का काम है आपके खत यानी डेटा को छोटे छोटे पैकेट यानी पैकेट में सुरक्षित रूप से पैक करना, उन पर नंबर लगाना, ताकि वो सही क्रम में रहें। हाँ, और ये पक्का करना कि मंजिल पर पहुंचकर सारे पार्सल सही सलामत वापस जुड़ जाएं। अगर कोई पार्सल खो जाता है तो TCP उसकी एक और कॉपी भेजता है। और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है हर पार्सल पर पता लिखना और उसे सही मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और जरूरी बदलाव हुआ था। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था। हाँ, और वो बदलाव एक सोच का था। TCP/IP ने नेटवर्क को डम यानी नासमझ बना दिया और कंप्यूटरों को स्मार्ट यानी समझदार। एग्जैक्टली। अब नेटवर्क का काम सिर्फ एक था, बिना सोचे समझे पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसे ये जानने की जरूरत नहीं थी कि पैकेट के अंदर क्या है, ईमेल है, तस्वीर है या कोई सॉफ्टवेयर है। कुछ भी हो, सारी होशियारी और कंट्रोल नेटवर्क के किनारों पर बैठे कंप्यूटरों के पास था। अच्छा, तो इसीलिए कोई भी इंटरनेट के लिए नए नए इस्तेमाल सोच सकता था, जैसे ईमेल या वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, और इसके लिए उन्हें नेटवर्क चलाने वाली कंपनी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नेटवर्क तो बस एक डाकिया था। उसे चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं था। एकदम सही। इसी परमिशनलेस इनोवेशन यानी बिना इजाजत के नवाचार ने इंटरनेट को इतना शक्तिशाली बनाया। और फिर 1 जनवरी 1983 को फ्लैग डे। हाँ, फ्लैग डे। इस दिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एक ही दिन में पूरे ARPANET को उसकी पुराने प्रोटोकॉल NCP से TCP/IP पर स्विच कर दिया गया। सैकड़ों कंप्यूटरों ने एक साथ अपनी भाषा बदल ली। हाँ, और कई लोग इसी दिन को इंटरनेट का असली जन्मदिन मानते हैं। तो जब लोग जुड़ने लगे तो वहां का माहौल कैसा था? क्या ये आज की तरह एक खुली दुनिया थी जहां कोई भी कुछ भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि ये एक सरकारी प्रोजेक्ट था तो इसके इस्तेमाल के नियम बहुत सख्त थे। एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी थी, जी, AUP। उसके तहत इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम, रिसर्च और पढ़ाई के लिए किया जा सकता था। किसी भी तरह का व्यावसायिक इस्तेमाल, निजी व्यापार या राजनीतिक प्रचार सब मना था। पूरी तरह से मना था। लेकिन आप मुट्ठी भर बेहद होशियार और जिज्ञासु अकादमिक लोगों को एक नेटवर्क पर एक साथ ले आएं
और उनसे उम्मीद करें कि वो सिर्फ नियमों का पालन करेंगे? ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और ऐसा ही हुआ। वहां एक अनूठी संस्कृति विकसित हुई। ये हैकर्स एथिक्स पर आधारित थी। जिसका मतलब था कि जानकारी को खुला होना चाहिए और अधिकार को चुनौती दी जानी चाहिए। हाँ, और इसी संस्कृति से एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बना जिसे RFCs यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स कहते हैं। ये RFCs क्या थे? जब भी किसी को नेटवर्क के लिए कोई नया आइडिया या कोई स्टैंडर्ड बनाना होता था तो वो उसे एक मेमो के रूप में लिखता था और सबके कमेंट के लिए नेटवर्क पर डाल देता था। ये कोई ऊपर से आया हुआ आदेश नहीं था। ये खुली चर्चा थी। एक खुली बहस थी। जी। इंटरनेट के सारे नियम, सारे प्रोटोकॉल इसी तरह की खुली बहस और सहमति से बने। अच्छा। ये पूरी तरह से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाला सिस्टम था, जो सेना के टॉप डाउन कल्चर से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। मतलब जो नेटवर्क सेना ने कंट्रोल के लिए बनाया था, उसे चलाने वाले लोग उसे आजादी और सहयोग से चला रहे थे। ये तो वही टकराव है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में नियमों को थोड़ा बहुत तोड़ा भी गया। अच्छा। 1973 में UCLA के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लाइनर-रॉक ने इंग्लैंड से अपना इलेक्ट्रिक रेजर वापस मंगवाने के लिए एक मैसेज भेजा था। उन्होंने बाद में मजाक में कहा कि शायद ये इंटरनेट पर किया गया पहला अवैध काम था। और पहले स्पैम की भी तो एक कहानी है। हाँ, 1978 में गैरी थुअर्क नाम के एक सेल्समैन ने लगभग 400 लोगों को एक साथ अपने नए कंप्यूटर का विज्ञापन करने वाला एक ईमेल भेजा। ये दुनिया का पहला स्पैम माना जाता है। हाँ, लेकिन आज की तरह लोगों ने इसे नजरअंदाज में ही किया। उस समय के लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके निजी कम्युनिकेशन स्पेस में कोई घुसपैठ कर रहा है। लेकिन थ्योर्क ने बाद में दावा किया कि इससे उनकी कंपनी को $13 मिलियन की बिक्री हुई। हाँ, ये भी दावा किया। पर इन सब चीजों के बीच एक चीज थी जो उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गई और जिसके लिए नेटवर्क बना भी नहीं था। ईमेल। ARPANET को मूल रूप से कंप्यूटरों के बीच रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाया गया था, ताकि एक वैज्ञानिक दूसरे शहर के सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके। हाँ, लेकिन 1973 तक ARPANET का 75% ट्रैफिक सिर्फ ईमेल का था। 75%? हाँ, ये दिखाता है कि लोगों को मशीनों से ज्यादा एक दूसरे से बात करने में दिलचस्पी थी। इंसानी बातचीत की जरूरत तकनीक बनाने वालों की सोच से कहीं आगे निकल गई। तो ये सरकारी नेटवर्क जो रिसर्च और नियमों से बंधा था, आज के कमर्शियल इंटरनेट में कैसे बदला? ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? 1980 के दशक के अंत तक ARPANET पुराना पड़ रहा था। अच्छा। और इसकी जगह NSFNet ने ले ली थी। NSFNet मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। जी, वो ज्यादा तेज और बड़ा था। फिर 1990 में ARPANET को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सरकार ने तय किया कि इंटरनेट को चलाने का काम अब निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। अच्छा। 1995 में NSFNet को भी बंद कर दिया गया और इंटरनेट का जो बुनियादी ढांचा था, उसकी बैकबोन, वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी गई। और ये निजीकरण एक ऐसे समय पर हुआ जब इंटरनेट आम लोगों के लिए बहुत आसान बनने वाला था। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एकदम सही। और इसके दो बड़े कारण थे। पहला, 1989 में टिम बर्नर्स-ली, जो CERN में काम करते थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आइडिया दिया। हाँ, ये हाइपरलिंक्स के जरिए जानकारी को आपस में जोड़ने का एक तरीका था, लेकिन ये अभी भी टेक्स्ट आधारित और इस्तेमाल में मुश्किल था। और फिर दूसरा कारण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउजर। मोज़ेक। हाँ, 1993 में आया मोज़ेक वेब ब्राउजर। इससे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, जो आम इंसान के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन मोज़ेक पहला ऐसा ब्राउजर था जिसमें टेक्स्ट और तस्वीरें एक ही पेज पर दिख सकती थी और आप माउस से नीले रंग के हाइपरलिंक्स पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते थे। अचानक से इंटरनेट एक अंधेरे कमरे से निकलकर एक रंगीन विजुअल दुनिया बन गया जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। बिल्कुल। इसी ने इंटरनेट को तकनीकी विशेषज्ञों की दुनिया से निकालकर आम लोगों के घरों और ऑफिस तक पहुंचा दिया। और इसके बाद तो नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर आए। और फिर तो जैसे एक धमाका ही हो गया। तो एक ऐसा नेटवर्क जो परमाणु हमले के डर से पैदा हुआ, जो अकादमिक सहयोग और सरकारी पैसे से बढ़ा और जिसने पैकेट स्विचिंग और TCP/IP जैसी तकनीकों से दुनिया को जोड़ा, वो आखिरकार निजीकरण और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे आसान टूल की वजह से हम सब तक पहुंचाई। इन सारे स्रोतों से एक बात तो साफ होती है। क्या?
कि इस नेटवर्क के सबसे क्रांतिकारी उपयोग वो थे जिनके बारे में इसके बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, ये मशीनों के बीच रिसोर्स शेयर करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ये लोगों के बीच संवाद, सहयोग और समुदाय बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। आज की इस पड़ताल के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इंटरनेट का विकास एक खुले, सहयोगी और गैर व्यावसायिक माहौल में हुआ। ये एक सार्वजनिक संसाधन के तौर पर बढ़ा, जिसकी नींव नासमझ नेटवर्क और समझदार कंप्यूटर के सिद्धांत पर रखी गई थी। आज जब इंटरनेट पर कुछ बड़ी निजी कंपनियों का दबदबा है, जो अपने स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे अनुभव को कंट्रोल करती हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि उस शुरुआती दौर की कौन सी फिलॉसफी आज भी मायने रखती है। और एक सार्वजनिक संपत्ति से एक व्यावसायिक सेवा बनने के सफर में हमने क्या खोया है और क्या पाया है।